इस बैठक में आप सभी से सभी को स्वागत होता है। साथियों, आज की मीटिंग शुरू करने से पहले आज की अध्यक्षता के लिए मैं निवेदन करूंगा माननीय हेतपाल सिंह साहब जी से कि आज की निवेदन को स्वीकार करता हूँ। पहली बैठा लिया सही जगह। साथियों, आज की मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है और इस तरह से लोगों को आना चाहिए था, वो लोग नहीं आ पाए किसी का बस, लेकिन फिर भी जो लोग उपस्थित हैं उन लोगों से ही जो है आज के जो भी बिंदु है उन पर हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो 26 जनवरी को जो आम बैठक हुई थी दिल्ली प्रदेश की, उसके लिए मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने बढ़िया तरीके से उसमें सम्मिलित होकर के कार्यक्रम को सफल बनाया और उसमें लगभग 350 के लोग करीब मौजूद थे और बढ़िया तरीके से कार्य संपन्न हुआ। उस बैठक में कुछ खर्चा भी हुआ था, हालांकि खर्चा हम लोगों ने सोचा था कि आराम से वहाँ पे हम लोग मैनेज कर लेंगे और 2-3 लोगों के पास कलेक्शन के लिए हम लोग कहीं नहीं गए थे, सिर्फ 2 लोगों के पास गए थे जहाँ से उम्मीद थी कि हमें 5-5 हज़ार रुपये कम से कम यहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से वो दोनों ही लोग घर पे नहीं मिल पाए उस दिन और उस दिन वहाँ से रह गए। तो हम लोगों ने सोचा चलो वहीं आकर के लोग अपने एहसास कर देंगे, जो भी 30-35 हज़ार रुपये खर्चा होगा वो हो जाएगा, लेकिन अपेक्षा से कम खर्चा मतलब कलेक्शन हो पाया। उसमें जो खर्चा हुआ है वो मैं पहले बता देता हूँ। 1100 रुपये रोशन जी को दिए थे, हमारे लोगों ने आए थे वहाँ पे, उन्होंने जो धर्म प्रवचन वगैरह किए थे। बंटी जी को कहाँ 1000 रुपये दिए गए थे और बाकी शायद विनोद जी ने भी कुछ दिए थे मुझे, शायद 2000 रुपये बंटी को मैंने दिया, बंटी मैंने नहीं दिए थे, दिए थे और 1000 रुपये वहाँ से मिले थे। तो ध्यान ही कुछ नहीं रहा। वाटिका में पानी के लिए और साफ सफाई के लिए 2000 रुपये दिए थे, हलवाई के 4000 रुपये दिए थे, पूजा सामग्री का 250 रुपये, 2 सिलेंडर आए थे 1600 रुपये के, 1400 रुपये के बैनर बने थे और टेंट की जो अलग से व्यवस्था की गई थी 3500 की थी। 5000 रुपये का साउंड था और राशन था 14580 का, जो रखपाल जी की दुकान से वो लिया था। कुल 34,430 रुपये खर्चा हुआ था। इसमें 3750 रुपये विकास नगर की इकाई की जो रसीद थी उस पर आ गया था और 5,500 रुपये दिल्ली प्रदेश की रसीद जो कटी थी वहाँ पे, जिन जिन लोगों ने भी कटवाई हो, 5,500 रुपये उससे आ गया था। उसके अलावा हमारे कुछ और साथियों ने वहाँ कलेक्शन दिया था, तो कुल मिलाकर के 19,957 रुपये कलेक्शन हो गया था और 34,430 रुपये खर्चा था, तो कुल मिलाकर 14,473 रुपये कम पड़ गए। 14,473 रुपये तो वो ऐसा कर लो ना, बंटी को मैं दे दिया, वो भी पर्ची काट देना उसकी, वो भी ले लो हमने दे दिया बंटी को, पर्ची काट देना दे दो। तो उसमें ये है कि खर्चे में बढ़ जाएंगे, लेकिन बैलेंस इतना ही रहेगा 14,473, क्योंकि आपकी पर्ची अलग से 2000 काट देंगे, वो 2000 रुपये बंटी क्या दिखा देंगे जैसे ठीक है। 14,473 हमें भूल चुके, तब ध्यान आ रही है, भूल चुके तो गए। नहीं तो बंटी तुम्हारे क्या खर्चा था उस दिन का? 3,000 रुपये मिले थे, मिले थे 3,000 खर्चा 3 का था। मत पूछो, ये कह रहे हैं 3,000 रुपये मिले थे। अब बंटी को इमरजेंसी में लेके गया था, तो निकल गया था बुला के, कोई बात नहीं।
अब बंटी जो पर्ची कटवा दो बाकी सही हो तो पर्ची 1000 रुपये कटवाओ ये तो हमारा तो 6000 रुपये तो है ना, हमारा है तो हमारे 2100 रुपये वो तो सही हो नहीं है पर्ची सही हो नहीं जाके गाड़ दो 2000 की गाड़ दो। तो ये काम करें तो तुम्हारे 6000 या 3000 रुपये से हाँ तो फिर काहे की पर्ची काटे तो नहीं वो सहयोग की कटेगी जो कटेगी वो इसके अलावा 2-3 महत्वपूर्ण और बिंदु हैं जिन पर मुख्य रूप से हम लोगों को चर्चा करनी है। पहला तो जो हमारे ज़्यादातर जितने भी बौद्ध स्थल हैं ऑल ओवर इंडिया, तो लगभग सभी जगह मनवादियों ने अतिक्रमण किया हुआ है और इसमें सही तरीके से देखा जाए तो गलती किसी की नहीं थी, क्योंकि जो हमारी बौद्ध विरासतें थी उनकी देखभाल करने वाला या उनकी रक्षा करने वाला शायद उस समय कोई नहीं था और उन्होंने जो है अपने मनमाने तरीके से उन पर कब्जा कर लिया और अब उनको वहाँ से हटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन चूँकि ये एक प्रजातांत्रिक देश है, बहुमत से सब कुछ चलता है और अगर हम अपनी शक्ति सरकार को दिखा दें तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसका असर पड़ेगा और हो सकता है कि जहाँ जहाँ पर भी बौद्ध विरासतों पे कब्जा है तो सरकार कहीं न कहीं उनको बुद्धिस्टों को सौंपने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन वो होगा तभी जब हम सब लोग एकजुट होकर के उस तरफ कदम बढ़ाएंगे। विडंबना हमारे साथ ये है कि अभी भी हमारे समाज के मैं कहता हूँ लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो अभी तक वहीं उसी ढाले पे चल रहे हैं और जब उनसे कहो कि भाई नहीं यहाँ लड़ाई लड़ो तो कहेंगे हम अपने देवी देवताओं से क्यों लड़ रहे हैं, वहाँ तो हमारा स्थल है, हम उससे क्यों मुक्त कर रहे हैं। तो वो सबसे बड़ी एक बाधा है हम लोगों के साथ में। और दूसरी सबसे बड़ी बाधा ये है कि जितने हमारे शिक्षित वर्ग है कहीं न कहीं जितना ज़्यादा वो शिक्षित है उतना ही वो अंधविश्वास में और ज़्यादा डूबा हुआ है। हो सकता है क्योंकि उन लोगों के संपर्क में रहा हो या उन लोगों की बात में ही वो ज़्यादा जो है आ गए हों, इसलिए ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ पाना एक बहुत बड़ी टेढ़ी चीज़ है। वो कहते हैं ना कि जो जागा हुआ है उसको जगाना बहुत सोया हुआ उसको जगाना बहुत आसान है, लेकिन जो जागा हुआ है उसको बहाना कर रहा है सोने का, वैसे लोगों को सही रास्ते पे लाना बहुत मुश्किल होता है। और मैं तो अपने घर से ही जानता हूँ, मेरी छोटी वाली बहू MA B.Ed है और शुरू में तो कहीं चाहे पारिवारिक दबाव मान लो या कुछ भी मान लो, बीच में उसने भी एक दिन ऐसे ही मम्मी से पूछा मम्मी मंदिर ले आऊँ, उसने सोची कि भाई भगवान बुद्ध की मूर्ति के लिए मंदिर ला रही होगी, ले आओ बेटा। ले आई और मंदिर बना करके और उसमें भगवान बुद्ध की फोटो जहाँ थोड़ा दरवाजा था वहाँ रख दी, अंदर जो है दूसरा सिस्टम चालू कर दिया। तो बाहर बैठे वही लगा कि भगवान बुद्ध रखे हुए हैं यहाँ तो और कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे एक दिन जब पता चला कि अंदर कुछ और रखा हुआ है तो मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना ही कहा मैंने भाई मेरा तो यहाँ काम नहीं है इस कमरे में, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा करना है करो। खैर वो 2 दिन बाद ही वो हटा दिया गया वहाँ से मंदिर। लेकिन मुझे आज भी लगता है कि कहीं न कहीं उसके दिमाग में यही चल रहा है कि नहीं हमारे जो भगवान है या हमारे जो देवी देवताएं हैं तो उनको कहीं न कहीं जो है न पूजन मना कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। हालांकि वो प्रत्यक्ष रूप से तो अभी तक कहा है कुछ उसने नहीं उस तरह का कुछ व्यवहार किया है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे आवाज़ जरूर होता है कि उसको कहीं न कहीं ये शायद हो सकता है पीड़ा हो कि नहीं मुझे मजबूर किया जा रहा है, जबकि मैंने अभी तक ऐसा कहीं कुछ नहीं किया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो ज़्यादा शिक्षित वर्ग है और विशेष रूप से महिलाएं जो हैं वो कहीं न कहीं अभी भी उसी तरह के विश्वास में डूबी हुई हैं और वहाँ से उन लोगों को एक सही रास्ते पे लाने में बहुत बड़ी चुनौती है हम लोगों के लिए। तो अब चूँकि हम लोग थोड़े जागृत हुए हैं और बोध गया में जो हमारा एक बौद्धों की आस्था का सबसे बड़ा मंदिर है, पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। और जैसा आप सब लोग जानते हैं कि
विदेशी जितने भी बुद्धिस्ट हैं वो भारत को स्वर्ग मानते हैं और उनका सपना होता है कि शायद हम एक बार भारत घूम के आए और वो ऐसी आस्था पर आते हैं जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ऐसे स्थान पे आने के लिए जो है वो लोग आया मैं हाँ जी पूरी व्यवस्था के साथ आया। नहीं, इसीलिए कॉल कर रहा था। भाई साहब हमारे कह रहे कि आज काम मीटिंग है। हमारे सीनियर पदाधिकारी। तो मैं कह रहा था कि हमारा जो बोध गया का मंदिर है वो हमारी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है और जिस समय अंग्रेजों ने उसकी खुदाई की थी और उसको वर्तमान अवस्था में लाया था तो उस टाइम जो है ऐसे हम लोग इतनी बड़ी संख्या में कह लो या बुद्धिस्ट नहीं थे जो वहाँ का उस तरह कब्जा ले पाते अपना हक मांग पाते। जो सरकारें थी वो उसी तरह की थी और उन्होंने एक एक्ट चूँकि बुद्धिस्ट मंदिर था तो कुछ न कुछ बुद्धिस्टों को रखना ही था उन्हें, लेकिन मेन कब्जा उनको अपना रखना था। इसलिए जो उन्होंने 1949 में एक बीटी एक्ट बना करके और उसमें 8 लोगों की कमेटी बना दी मोमबत्ती के चपेट में आ जाए जिसमें 4 हिंदू और 4 बुद्धिस्ट और डीएम उसका हिंदू होना अनिवार्य है जिले का, वो उसका हेड रहेगा यानी 5 हिंदू रहेगा। हाँ 5 हिंदू और 4 बुद्धिस्ट और जो 4 बुद्धिस्ट थे वो भी कन्वर्टेड ब्राह्मण थे तो कह सकते हो 9 के 9 पूरी कमेटी जो है वो वहाँ पर मनुवादियों की थी और वही लोग उसको मैनेज करके आए हैं। और अब उन्होंने जो है वहाँ पे भगवान बुद्ध की जो विशाल मूर्ति है उसके सामने बहुत बड़ा इतना बड़ा लोगों डोनेशन बॉक्स रखा होगा और उसके नीचे एक गोला सा कर दिया उन्होंने काला सा तो कह दिया कि ये शिवलिंग था यहाँ पे अभी हटा दिया गया है लेकिन उसका निशान अभी भी है। तो ये मतलब उनको ये दिखाना है कि ये हिंदुओं की पवित्र जगह है। उसके बाद जब एंट्री करते हैं तो वहाँ पर डीएम का आदेश लिखा हुआ है जो भी मंदिर के दर्शन करने आएगा इस रास्ते से जाएगा और सबसे पहले इनके दर्शन करेगा। अब वहाँ पर क्या है 7 मूर्तियाँ रखी हुई हैं पहले ही साइड में और सातों ही जो हैं वो उसी तरह की मूर्तियाँ हैं बुद्ध सप्तों की जिस तरह के पूरे प्रांगण में मूर्तियाँ हैं। अब उसमें 5 तो पांडव बना दिए और 2 उन्होंने और अपने जो है बना दिए और कहा ये फला फला सहदेव नकुल अर्जुन वगैरह ये सारे हैं और इनके दर्शन पहले करना जरूरी है। तो पहले वहाँ जाते हैं पंडित लोग वहाँ पर आपको जब करवाना करेंगे उसके बाद मेन मंदिर में जाओ। फिर वहाँ जितना भी चढ़ावा चढ़ता है वो सारा का सारा चढ़ावा वो पुजारी ले जाता है वहाँ का। तो इस तरह की वहाँ व्यवस्था है और बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पे चढ़ावा चढ़ता है क्योंकि विदेशी आते हैं वो तो खुल के दान करके जाते हैं, उन्हें नहीं पता कि ये इसका क्या होता है, लेकिन वो वास्तव में वो दूसरे चैनल से मनुवादियों के पास जा रहा है। और ये व्यवस्था जो है की वजह से उस मंदिर का जिस तरह से विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। मैं तो जब गया था तो थोड़े से पगडंडी से अगर वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर आज भी जो है जैसे यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में हमारे बच्चे जो टट्टी करके जाते हैं तो वहाँ पर उस तरह की पड़ी हुई थी। तो ये व्यवस्था थी वहाँ पे जब विदेशी आते होंगे तो क्या सोचते हैं मैनेजमेंट है यहाँ का, लेकिन वो तभी वहाँ की स्थिति सुधरेगी जब वहाँ का पूरा कंट्रोल और उसके लिए अब चूँकि आंदोलन काफ़ी तेज हो चुका है और वहाँ पर जो है बहुत सारे बनते जो है अमर अनशन पे बैठे हुए हैं और लगभग पूरे भारतवर्ष में पूरी सोशल मीडिया पर ये बहुत तेज़ी के साथ ये मुद्दा जो है चल रहा है और इसको कहीं न कहीं हम लोगों को भी इसमें और थोड़ी सी गति देनी है ताकि सरकारें मजबूर हो जाएं और उस एक्ट को समाप्त कर दें। हालांकि 1973 में उन्होंने एक छोटा सा बदलाव जरूर किया था कि डीएम का हिंदू होना अनिवार्य नहीं था, यानी तो कोई भी हो सकता है वहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो हिंदू ही रहता है, ब्राह्मण होता है वो भी तो मेजोरिटी सारी रहती है। तो कहीं न कहीं जो है उसके लिए जो है पूरे भारतवर्ष में लगभग हर जगह आंदोलन है। एसडीएम को डीएम को लोग जगह जगह ज्ञापन सौंप रहे हैं अपनी अपनी संस्थाओं के माध्यम से ताकि सरकार का को जो है थोड़ा एहसास कराया जा सके कि अब बुद्धिस्ट जाग चुके हैं
हम अपनी धरोहर है उसको वापस पाना चाहते हैं। और उसी मुद्दे को लेकर के दिल्ली में भी जो है जंतर मंतर पे अगले संडे को धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, तो उसमें भी जो है उम्मीद है कि आप सब लोग बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचेंगे। और दूसरा मुद्दा एक और है जो सासाराम बिहार की एक लड़की बनारस में शायद नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, इसलिए तो उसकी जो है एक पंडित जी ने जो है हत्या कर दी और जघन्य कृत्य करके। और उसके बाद जब उसमें रिपोर्ट करवाई गई तो हफ्तों तक जो है वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी गई, क्योंकि जो आरोपी था वो मनुवादी है, तो जानबूझ के रिपोर्ट नहीं लिखी गई। जब चारों तरफ से दबाव पड़ा तो रिपोर्ट लिख ली गई नामजद, लेकिन अभी तक उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि वो खुलेआम घूम रहा है। 1 महीना हो गया। और अभी तक जो है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और जो वहाँ का थाना अध्यक्ष है उसने जो है उस लड़की के माँ बाप को भी उल्टी सीधी गालियाँ दी, धमकाया भी, और ज़बरदस्ती जो है उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो कहीं न कहीं इस तरह के जो अत्याचार हमारे समाज के साथ हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा समाज कहीं न कहीं उस तरह से जागृत नहीं है जिस तरह से दूसरे लोग हैं। अगर इसी जगह पर किसी ठाकुर की, पंडित की अगर लड़की होती तो शायद है कि अब तक उस गिरफ्तार तो कर ही लिया गया होता, हो सकता फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से अभी तक उसको सजा भी हो गई होती। लेकिन चूँकि ये हमारे समाज का मामला है, इसलिए उसको इस तरह की ढील चल रही है और सरकार के कान पे जूं तक नहीं लग रही है। तो इस मुद्दे को लेकर के भी जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। और लड़की के जो है पिताजी भी शायद आ गए हैं यहाँ पे दिल्ली में, और वो भी उस धरना प्रदर्शन में शामिल रहेंगे। तो ये मुद्दे हैं। और चौथा पॉइंट अपना है कि बुद्ध जयंती भी नज़दीक आ रही है, और हम लोग हर साल बुद्ध जयंती मनाते हैं। पिछली बार जो है दिल्ली प्रदेश ने तो नहीं मनाई थी, सभी इकाइयों को कह दिया गया था कि भाई अपने अपने तरीके से आप लोग अपने अपने क्षेत्र में बुद्ध जयंती मनाएं, और लगभग सभी जगह सभी इकाइयों ने बहुत बढ़िया तरीके से बुद्ध जयंती का आयोजन किया था। तो इस बार जो है हम लोग किस तरह बुद्ध जयंती मनाएं दिल्ली में, तो उस पर भी जो है आप सब लोग राय देंगे। और विशेष मुद्दा जो है हम लोग इन्हीं 2 पॉइंट पर रखेंगे धरना प्रदर्शन पे, क्योंकि जब तक हम लोग डरते रहेंगे और खुलकर के सही को सही नहीं कह पाएंगे, तब तक शायद है कि हमारे समाज की वो पहचान नहीं बन पाएगी जो होनी चाहिए थी। आज अगर कोई भी, चाहे ओबीसी में भी यहाँ तो बहुत फॉरवर्ड हो गया है, जग गया है, और अगर हम कहीं गली में भी रह रहे हैं और एक पंडित रह रहा है, वो जो कह लेगा, हमारे चाहे 10 लोग रह रहे हैं, लेकिन वो जो कह लेगा उसकी चल जाएगी, शायद हमारे 10 लोगों की नहीं चलेगी। तो उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि कहीं कहीं हम लोग मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से उनके समकक्ष नहीं हो पाए हैं। हमारे अंदर किसी तरह की कमी नहीं है, चाहे शिक्षा का स्तर हो, चाहे कोई भी स्तर हो। अब हम लोग काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से कहीं कहीं हम लोग अभी भी निश्चित रूप से कमज़ोर हैं। मनोबल इतना नहीं है कि हम लोग खुल करके और कहीं सड़कों पर जा कर के या हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसका खुल करके कर सकें। बहुत सारे हम लोग ये सोच लेते हैं कौन जाएगा, मतलब कहीं पुलिस वाले लाठी चार्ज में कर दें तो हमने सुन क्यों जाएँ, हम क्यों मार खाएँ जा करके, घर में बैठो अपने क्या फालतू क्यों करना। तो कहीं ना कहीं जो मानसिकता जो हम लोगों की ये है, तो उससे निकल करके हम लोगों को कहीं बाहर आना पड़ेगा। जो आज किसी दूसरे के साथ, हमारे समाज के भाई के साथ हुआ है, कल वो हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि लगभग दूसरे समाज के लोगों में हमारे समाज के प्रति जो धारणा बनी हुई है वही है, यार इनके लिए कुछ भी कर दो, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 2 दिन हो अल्लाह करेंगे, उसके बाद सब शांत हो जाएगा। और अभी तक होता भी यही आ रहा है। चाहे बदायूं का कांड हो, 2 लड़कियों का रेप करके मार के टांग दिया गया था, खूब धरना प्रदर्शन हुआ, सब कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। CBI के लिए भी जो दिया गया सब कुछ हो गया, लेकिन
जब तक वो सीबीआई के लिए वो हुआ तब तक उनकी जो लाश दबाई गई थी यमुना किनारे, गंगा किनारे, वहाँ बाढ़ आ गई और वो जहाँ दवाई थी लड़कियाँ वही बह गई, कुछ नहीं हुआ उसका। तो यही सब कुछ होता है। बदायूं में और एक हमारे समाज के खुशीराम को क्या नाम मौर्य था, उसको गलत आइडेंटिटी में पकड़ करके, और कुछ कितना था, कुछ शायद 30-40 हज़ार रुपये कर्जा था, जेल में बंद कर दिया गया। तहसीलदार ने इतनी पिटाई करी कि वो वहीं पर मर गया। जब 11 दिन रहा जेल में, और उसने पत्रकारों को भी इंटरव्यू दिया था कि वो व्यक्ति मैं नहीं हूँ जिसके ऊपर कर्जा है, हमारे नाम का एक दूसरा व्यक्ति है गाँव में, उसके ऊपर कर्जा, हमें ज़बरदस्ती पकड़ के लाया गया और हमारे साथ ये अत्याचार हो रहा है। इसके बावजूद भी कहीं कुछ नहीं हुआ, और अल्टीमेटली पुलिस हिरासत में उस व्यक्ति की मौत हो गई, कुछ नहीं हुआ। पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती दबाव बना के समझौता करवा लिया कि हम तुम्हें 5 बीघे ज़मीन देंगे, तुम्हारे वो नौकरी देंगे, ये कर करके, और उसने समझौता कर लिया। उसके बाद उसको कुछ नहीं मिला, और जैसे का तैसा ही है। तो इस तरह के हमारे समाज के साथ में जो धोखाधड़ी ये सरकारें करती हैं, क्यों करती हैं? क्योंकि वो जानती हैं क्या कर लेंगे ये, अभी भले ही कुछ भी कर लें, चुनाव का टाइम आएगा, उस टाइम तो साम दाम दंड भेद से इनको अपनी तरफ कर ही लेंगे हम। तो वो चीज़ जो है हम लोगों को दिखानी पड़ेगी कि अब हम उतने भोले नहीं रहे हैं, अब हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है, और कहीं कहीं हम अब अगर हमारे साथ किसी तरह का अन्याय होता है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इन्हीं मुद्दों पे चाहूँगा कि आप लोग एक एक करके अपना विचार दें। तो सबसे पहले तो मैं इकाइयों से ही शुरू करूँगा, अपने विकास नगर इकाई से ही। कौन फिर हमारे एक ही इकाई के अध्यक्ष हैं? कन्हैया लाल जी। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नाम नहीं याद, कोई भी बोलने उधर ये वाले भाई सब करा लेने से। अच्छा हमारे आ जाओ साहब, खड़े में दिक्कत है, बैठे बोल लो क्या।